स्किन वॉकर्स, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो इस वीडियो में आपको मैं नहीं दूंगा और ना ही आपका समय खराब करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोग येनार्ड लूशी यानी कि स्किन वॉकर के बारे में जानते होंगे। अगर आपको स्किन वॉकर के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के लिंक आपको दे दी हैं। आप पहले जाके उन वीडियोस को सुन लें, उसके बाद आप आगे की इन घटनाओं को ज़रूर सुनिएगा। आगे की जो 2 घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझको रेडिट से मिली हैं। इनके सही होने का कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं है, तो ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप इन घटनाओं को सत्य मानते हैं या अफवाह। आज की जो 2 स्किन वॉकर्स को देखे जाने की घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और विचित्र है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मेरा नाम ऑफिसर मरीस है। मेरी पोस्टिंग स्किन वॉकर रेंज के पास ही बने एक कस्बे में हुई थी। ये घटना है 1975 की। जिस पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई थी वो पुलिस स्टेशन उस कस्बे से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और मेरे साथ 2-3 लोग और होते थे जो कि मेरे जूनियर्स थे। वो मेरे साथ अक्सर रात में उसी कस्बे के पास जाके गश्त लगाया करते थे। उस कस्बे के आसपास छोटे छोटे कस्बे और भी थे। हमारी पोस्टिंग उन कस्बों को भी देखने के लिए हुई थी। हम वहां पर भी जाके उन कस्बों की भी रखवाली करते थे और रात में वहां पर पेट्रोलिंग करते थे। हमें जब भी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन मिलती थी तो हमें आके सूचित किया जाता था। वो कस्बा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। हमारे ऑफिस में फ़ोन भी था, लेकिन अक्सर उसकी लाइन ख़राब रहती थी या तो वो फ़ोन डेड होता था। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्बों से मिलती थी वो हमारे वहाँ पर प्लांट किए हुए एक आदमी से मिलती थी जो हमें वहाँ पर हुई एक एक मूवमेंट की खबर देता रहता था। हमारी पोस्टिंग उस कस्बे के पास इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पर अक्सर रात में चोरियाँ होती हैं। कई बार डकैती और मर्डर की कंप्लेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उन चोरों को अभी तक कोई भी पकड़ नहीं पाया है। हाल ही में वहाँ पर और भी अजीब अजीब और विचित्र हादसे हुए हैं जिनके बारे में किसी को भी कोई भी सबूत नहीं मिला है। जैसे कि रात में अचानक से लोग गायब हो जाते थे और कभी तो किसी की आधी कटी बॉडी मिलती थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने सारे कस्बों में अपने अपने लोग प्लांट किए हुए थे कि हमें जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम सभी लोगों को पकड़ लें। मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। मैंने अभी तक कोई भी सही रिजल्ट हेड ऑफिस को निकाल के नहीं दिया था। लगातार मौतें, चोरियां हो रही थी। ऐसे ही एक बार मैंने अपने जूनियर्स को रात में कस्बों की पेट्रोलिंग के लिए भेजा। सर्दी का समय था। पूरे स्किन वॉकर रेंज के पास काफ़ी ज़्यादा कोहरा था। जिस कस्बे में हम लोग पेट्रोलिंग करने जाया करते थे वो भी कोहरे में डूबा हुआ था। हमने रात में अपनी अपनी टॉर्चेस ले ली और फिर पेट्रोलिंग करने के लिए निकल गए। हमारी सेफ्टी के लिए सरकार ने हम लोगों को 9mm 1A पिस्तौल दे रखी थी। उस दिन कोहरा काफ़ी ज़्यादा था और हमें हमारे रिसोर्सेज से पता चला था कि आज चोर कोहरे का फ़ायदा उठा के कस्बों में चोरी ज़रूर करेंगे। उस वक्त हमारे अंडर 3 कस्बे आते थे। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि चोरी कहाँ पर होगी और उस वक्त ड्यूटी पर मुझको मिला के बस 6 ही ऑफिसर्स थे। हमने अपने आप को 2-2 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया। सबसे बड़े कस्बे की तरफ मैं गया और मेरे साथ मेरा एक जूनियर मार्क और मेरे साथ हमने एक स्निफर डॉग भी लिया हुआ था जिसका नाम डियोन था। उस कस्बे में उस वक्त रात में जहाँ जहाँ चोरी हो सकती थी हम वहाँ जा रहे थे। कोहरा काफ़ी ज़्यादा था, पावर भी लगभग कट हो चुकी थी। हमें कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें बस रात में भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ आ रही थी और उन आवाज़ों के साथ हमारे साथ जो डियोन था वो भी लगातार भौंके जा रहा था। हम उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें यह डर था कि कहीं उसकी आवाज़ सुन के
चोर भाग न जाएं। हमने कुछ भी नहीं बोला, हम बस चुपचाप पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त मैंने और मार्क ने अपने पिस्तौल को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि आज कुछ न कुछ घटना होने वाली है। कुछ देर बाद हमने लगभग पूरे कस्बे को छान मारा था। उस वक्त वहां पर हमें कोई भी नहीं मिला। इस बात से हमको ये तो यकीन हो गया था कि जिस कस्बे में हम लोग आए हैं, यहाँ पर चोरों का कोई भी चोरी का प्लान नहीं था। तो हमें ये बात जरूर समझ में आ गई थी कि हो सकता है कि बाकी ऑफिसर्स जहां पर गए हों वहां पर चोरी हो रही हो। मैंने और मार्क ने सोचा कि हम इसी वक्त उन बाकी 2 कस्बों के लिए निकल ले, क्योंकि हर कस्बे में 2 लोग थे और हमें यह भी नहीं पता था कि चोर आखिर कितने होंगे। उस कस्बे के लिए जाने के लिए हम पुराने कस्बे से बाहर आए। तभी हमने देखा कि एक आदमी जंगल की तरफ चलते हुए धीरे धीरे जा रहा है। वो हमसे काफी ज्यादा दूरी पर था, तकरीबन 25 से 30 यार्ड की दूरी पर। हमें ढंग से समझ में नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि वो कोई आदमी था। हमने अपनी टॉर्च उसकी तरफ की, लेकिन टॉर्च की रेंज उतनी ज्यादा दूर नहीं थी। हमारी टॉर्च उसके ऊपर पड़ जरूर रही थी, लेकिन ज्यादा अंधेरा और कोहरा होने की वजह से हम ठीक से जान नहीं पा रहे थे कि आखिर वो है कौन। हमें उसकी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी कि जंगल की तरफ कोई भागता हुआ गया है। मार्क ने उसको सबसे पहले देखा था, उसके बाद मैंने। जैसे ही मैंने उसको देखा, हमने चिल्ला के उसको रुकने के लिए बोला, लेकिन उसने हमारी बात को सुना ही नहीं और धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। उसने अपने चलने की रफ्तार पहले से थोड़ी सी तेज करती थी। उस आदमी के ना रुकने पर मार्क भी उसको जोर से चिल्ला के रोकने लगा। फिर मार्क ने उसको एक लास्ट वार्निंग दी। मार्क ने उससे बोला कि अगर तुम नहीं रुकोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारे ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। उसको तो जैसे हमारी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वो लगातार चले जा रहा था। मार्क उसके ऊपर फायर करने ही जा रहा था, लेकिन मैंने उसको रोका। मैंने उससे बोला कि अभी उसके ऊपर गोली चलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये चोर भी होगा तो कहाँ गायब हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। हमें इसके गैंग को पकड़ना होगा, इसलिए हमें इसका पीछा करना होगा। मार्क ने कहा ठीक है। फिर मैं और मार्क उसी घने कोहरे में जंगल की तरफ उस आदमी का पीछा करते हुए जा रहे थे। वो आदमी चल तो पैदल ही रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार हम लोग से काफी ज्यादा तेज थी। हम अंधेरे में उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे थे और ना ही उसके जितनी तेज भाग पा रहे थे। हमने फिर डियोन से उसका पीछा करने के लिए बोला। डियोन उसके पीछे भागते हुए गया और घने कोहरे अंधेरे में गायब हो गया। डियोन उसके पीछे लगातार भौंकते हुए जा रहा था। हमें पूरे कोहरे में सिर्फ डियोन की भौंकने की आवाज आ रही थी। हम उसके भौंकने की आवाज का पीछा करते हुए ही अंधेरे में धीरे धीरे बढ़े जा रहे थे, क्योंकि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम जब आगे बढ़ रहे थे तो हमें ये एहसास हुआ कि हम उस पुराने कस्बे से काफी ज्यादा दूर निकल आए हैं और स्किन वॉकर रेंज के जंगलों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो जंगल अपने आप में ही काफी ज्यादा विचित्र है। मुझे 2 से 3 महीने यहाँ पर पोस्टिंग लिए हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी इस जंगल की तरफ आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत ही अजीब अजीब बातें सुनी हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक और जंगली जानवर भी रहते हैं। हमारे आगे बढ़ने पर रास्ता खत्म हो गया था और जंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब हम घने काले अंधेरे जंगल के अंदर थे। उस पूरे जंगल में मैं और मार्क ही थे और सिर्फ हमारे पास 2 टॉर्चें थी जिससे हम जंगल में देख रहे थे। हमें उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही दिखाई दे रहे थे और डियोन की भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। वो जंगल के और अंदर से आ रही थी। मैं और मार्क उसका पीछा करते हुए जा रहे थे। तभी मार्क ने मुझसे बोला, सर हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। हम 2 लोग हैं, हमें नहीं पता कि अंदर कितने लोग होंगे और उनके पास कितने हथियार होंगे। हमें डियोन को वापस बुला लेना चाहिए। जब हमारे पास पूरी फोर्स होगी तब हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मुझे मार्क की बात थोड़ी सही लगी और मैंने फिर डियोन को वापस बुलाया। मैं डियोन को उसी घने अंधेरे जंगल में वापस बुलाने के इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन डियोन लगातार भौंके जा रहा था। वो जंगल के जिस हिस्से से भौंक रहा था वहां पर अंदर हमारी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने जब डियोन को बुलाया तो वो कुछ देर तक तो भौंका, लेकिन फिर उसके भौंकने की आवाज एकदम से बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर जोरदार हमला किया हो। हमारे बुलाने पर भी डियोन का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
उस वक्त जंगल में एकदम शांति हो गई थी। डियोन के ऊपर किए हुए उस हमले से हम ये समझ गए थे कि अंदर कोई ना कोई जरूर है जिसने डियोन के ऊपर हमला किया है। हम ये मान चुके थे कि अब डियोन जिंदा नहीं बचा है। मेरा जूनियर मुझे वापस चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने उससे बोला कि अगर वहां पर एक से ज्यादा आदमी होते तो अब तक हम पर हमला कर चुके होते। वो एक ही आदमी है, मुझको यही लग रहा था। आखिरी बार डियोन की आवाज जिस तरफ से आई थी, मैं धीरे धीरे उसी तरफ ही जा रहा था। मार्क मुझे लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने मार्क को चलने के लिए बोला। वो मेरे इंस्ट्रक्शंस को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मार्क भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वहां पर जो कोई भी था, मैं उसे बोलते हुए आगे बढ़ रहा था कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरे बोलने पर बाहर नहीं आए तो हम तुम पर गोली चला देंगे। हम लगातार ये इंस्ट्रक्शंस देते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैंने अपने दाहिने हाथ में पिस्टल पकड़ रखी थी और बाएं हाथ में टॉर्च। मार्क मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था। उसने अपने हाथ में पिस्टल पकड़ रखी थी। 3-4 बार इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी उसका कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने मार्क से कहा कि वो जैसे ही दिखे तुम उसके ऊपर गोली चला देना। उसने कहा ठीक है। हम अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारी टॉर्च किसी के ऊपर पड़ी। झाड़ के पीछे कोई था, वो हमें देख रहा था। हमारी टॉर्च जब उसके मुंह पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसको एक बार और बोला कि तुम जो कोई भी हो बाहर निकल के आओ। इस बार पेड़ में थोड़ी हलचल हुई और वो धीरे धीरे बाहर निकल के आया। पहले मुझे लगा कि वो अपने 4 पैरों पर बैठा हुआ है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बाहर निकल के आया तो मैंने उसके चेहरे पर अपनी टॉर्च मारी। वो कोई और नहीं, डियोन था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद उसके चेहरे पर टॉर्च मारने की वजह से मुझे उसकी आंखें ज्यादा चमकीली दिख रही हैं और जो भी लाइट है उसका रिफ्लेक्शन मुझको दिख रहा है। मैंने कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ से टॉर्च हटा दिया और मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल रंग की थीं जो चमक रही थी। वो डियोन ही था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, डियोन यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप एक ही जगह बैठ के मुझे देखे जा रहा था। मेरे पीछे मार्क भी था। मार्क भी उसको देख रहा था। हम दोनों लोग उसको देख रहे थे और वो हमें। करीब 5 सेकंड तक हम तीनों लोग शांत थे और एकदम खामोशी थी। तभी मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे बढ़ाने लगा, क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो डियोन तो नहीं है। मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाए, तभी मेरा पैर किसी चीज से लड़ा। मैंने जब साइड में देखा तो वो कोई और नहीं, डियोन था। वो मर चुका था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डियोन मेरे सामने खड़ा था और यहीं बगल में ही जो मरा हुआ था वो भी डियोन ही था। मार्क को मैंने दिखाया। मार्क ने भी उसको देखा और वो बहुत ज्यादा डर गया। डियोन के गले से खून बह रहा था, उसकी जान जा चुकी थी और हमारे सामने जो खड़ा था वो कौन था हमें कुछ भी नहीं पता। मैंने फिर मार्क से बोला कि तुम अपने कदम धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ाओ, और मैंने भी वही किया। हम धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहे थे और हमारे सामने जो डियोन था वो हमारी तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था। वो हमारी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार ही डालेगा। हमारी आंखों के सामने ही वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा रहा था और हम फिर पीछे की तरफ भागने लगे। हमने अपने भागने की रफ्तार बढ़ा दी और हम साफ साफ देख रहे थे कि वो हमारे पीछे भागते हुए आ रहा था। उस वक्त तो हमें सिर्फ डर लग रहा था, लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब मैंने ये देखा कि वो हमारे पीछे भागते भागते 2 पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी भागने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान है या जानवर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मार्क बहुत जोर से चिल्ला रहा था और डर की वजह से मैं भी चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर के शरीर में कोई इंसान घुस गया हो। वो जानवर इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि हमारी हालत खराब हो गई। मैं भागते भागते नीचे गिर गया और मैंने मार्क से मदद मांगी। वो जानवर भी खूब रफ्तार में हमारी तरफ आ रहा था। मार्क ने मुझे बचाने के लिए उस जानवर की तरफ एक गोली चला दी। वो गोली उस जानवर के नहीं लगी, वो मेरे आगे आगे खड़ा हो गया।
उसकी लाल चमकती हुई आंखें मुझे आज तक याद है। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उस वक्त वो अपने 4 पैरों पर था, लेकिन मुझे देखते देखते ही वो अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वो एक इंसान था या जानवर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी और ठंड के कोहरे के मौसम में भी मुझे पसीने आ रहे थे। तभी मार्क ने उसकी तरफ दोबारा एक बार गोली चलाई और वो गोली उस जानवर के सीने में लगी। उसके सीने से हरे रंग का खून निकला, जो कि मैंने साफ साफ देखा। गोली लगने की वजह से वो 2-4 मीटर पीछे जाके गिरा और मार्क ने फिर मुझे उठाया। मैंने भी अपनी पिस्तौल लेके उसके ऊपर गोली चला दी और वो गोली उसके शरीर से पार होके निकल गई। उसके बाद वो जंगल की तरफ दोबारा अपने 4 पैरों पर भाग के चला गया। मैं और मार्क दोबारा बाहर की तरफ भागे। जंगल के बाहर निकलते ही मार्क बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने मार्क को शांत कराया और मैंने उसको बोला कि उसने मेरी जान बचाई है, उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मैं और मार्क फिर दोबारा उसी कस्बे की तरफ जा रहे थे जिधर से हम आए थे। हम उधर भागते हुए जा रहे थे। हम बार बार पीछे की तरफ घूम के भी देख रहे थे कि कहीं वो अजीब सा क्रीचर हमारा पीछा ना कर रहा हो। उसके बाद हम उस कस्बे में पहुंचे और मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाने लगे। वहां पर कुछ लोग हमारी आवाज सुन के बाहर निकले। उन्होंने हमारी मदद की और हमने उनको अपने साथ घटी उस वाकया के बारे में बताया। हमने किसी तरह इंफॉर्मेशन अपने बाकी टीम के मेंबर्स को भी पहुंचा दी थी। जब वो टीम मेंबर्स आए तो उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 2 चोरों को पकड़ा भी है। जब टीम मेंबर्स ने हमारी हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। हमने उनको हमारी कंडीशन के बारे में बताया और एक एक चीज बताई। वहां कस्बे में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो जंगल का भूत है। कुछ लोग उसको स्किन वॉकर और कुछ लोग उसको येनार्ड लोशी भी बोलते हैं। ऐसी कई विचित्र घटनाएं और कहानियां मुझे बाद में वहां पर सुनने को मिली। मैंने और मार्क ने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा विचित्र और अजीब था। हम पे कोई जल्द से जल्द विश्वास भी नहीं कर रहा था। चोरों के पकड़ जाने के बाद मैंने वहां से अपना ट्रांसफर ले लिया और इस घटना को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। वो जानवर जो भी है अभी भी उसी जंगल में है। उस वक्त मेरे जूनियर मार्क की वजह से मेरी जान तो बच गई, लेकिन मुझे डियोन के मर जाने का बहुत ही ज्यादा गम था। ऐसा वहां पर क्या है ये मुझको नहीं पता, लेकिन वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना जिस लड़की के साथ घटी थी उसका नाम रेवन था, और अब आगे की घटना मैं आपको रेवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेवन है और मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करती हूँ। ये घटना मेरे साथ 1990 में घटी थी। उसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में एक लड़की जिसका नाम लेना था वो भी काम किया करती थी। मैंने और लेना ने उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को एक ही साथ ज्वाइन किया था। हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और हम हर काम साथ में ही करते थे। हम ज़्यादातर अपने सारे प्रोजेक्ट्स साथ में ही ख़त्म करते थे। हमें काम किए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हम दोनों ने बहुत दिनों से कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। लेना ने और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं कैंपिंग पे या कहीं ट्रिप पे चलते हैं। लेना ने मुझको बताया था कि कोलोराडो के पास बने माउंटेन्स के पास उसका एक पुराना घर है। वहां पर अब कोई भी नहीं जाता। उसके पुराने घर में उसके दादा दादी रहते थे, जो कि अब नहीं है। हम वहां पर जाके कुछ दिनों तक रह सकते हैं। वहां से व्यू काफी ज्यादा अच्छा होता है और वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है। मुझे लेना का ये आइडिया पसंद आया और हम दोनों वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। वहां पर हमारे साथ जाने के लिए 1-2 दोस्त और भी तैयार हो गए। लेना और मैं फिर वहां पहुंच गए। उसके दादा दादी का वो घर काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो घर काफी दिनों से बंद था, इसलिए बहुत ज्यादा गंदा था। मैंने, लेना और बाकी 2 दोस्तों ने सोचा कि हम जल्दी से वहां पर साफ सफाई का काम कर लेंगे। हमने वहां पर 2 रूम्स खोले जहां की खिड़कियों से व्यू काफी ज्यादा अच्छा आता है। लेना और मैं एक रूम में थे और बाकी जो 2 लड़कियां हमारे साथ आई थीं वो दूसरे रूम में थी। हमारे रूम में जो खिड़की थी वहां से पूरा जंगल साफ साफ दिखाई देता था। मैंने लेना से पूछा कि यहां पर दूर दूर तक तो कोई घर भी नहीं है, तुम्हारे दादा दादी यहां पर कैसे रहते होंगे?
उसने बताया कि यहाँ पर अक्सर उनसे लोग मिलने आया करते थे और वो लोग उन्हीं से ही अपने ज़रूरत का सामान मंगा लिया करते थे। लेना के दादा दादी का घर काफ़ी जंगलों के बीच में था। वहाँ से दूर दूर तक किसी से भी कनेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं था। मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। मैंने लेना से पूछा कि आखिर तुम्हारे दादा दादी को हुआ क्या था। लेना ने बताया कि उसकी दादी अचानक से गायब हो गई थी और दादा हार्ट अटैक की वजह से मर गए थे। ये बात जब उसने मुझको बताई तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हारे दादा दादी इतने बुजुर्ग थे तो तुम लोग उनके साथ क्यों नहीं रहते थे। उसने बताया कि उसके दादा दादी को यहाँ पर साथ में अकेले रहना ही अच्छा लगता था और हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मुझे उसकी बात में एक झूठ लगा। वो यहाँ के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो वो हमें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पूरे घर में उसके दादा दादी की कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं थी। मैंने ये बात लेना से पूछी भी। लेना ने बताया कि शायद उन्होंने एक साथ कभी कोई फोटो खिंचवाई ही नहीं। वो साफ साफ झूठ बोल रही थी और मुझे ये चीज़ पता चल रहा था। मैं लेना से पूछना चाह रही थी कि आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन पता नहीं उस वक्त मैंने उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा। वो घर सबसे ज़्यादा अलग तो था ही, लेकिन उसके बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी। उस घर के दरवाज़ों में और खिड़कियों में लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी, जो कि आम घरों में देखने को नहीं मिलती हैं। मैंने इसके बारे में भी लेना से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पर रात में अक्सर चोरियां होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घर के दरवाज़ों पे और खिड़कियों पे लोहे की ग्रिल्स लगाया करते हैं। मैंने उससे बताया कि यहाँ से दूर दूर तक तो मुझे कोई घर भी नहीं दिख रहा है, आखिर इतना दूर कोई चोरी करने आएगा भी क्यों। उसने इस बात का भी कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने और लेना ने पूरे दिन काम किया। उसके बाद हम शाम के टाइम बैठे हुए थे। मुझे सिगरेट पीने का मन कर रहा था। मैंने लेना से बोला कि हम लोग यहाँ से बाहर चल के सिगरेट पीते हैं और एक वॉक करके आते हैं। लेना ने मुझे बाहर जाने से मना किया। उसने कहा यहाँ पर रात में निकलना ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा तुम क्यों बोल रही हो। उसने बताया कि इस बात का जवाब मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पर रात में चोर बहुत घूमते हैं, हमें उनसे खतरा हो सकता है। मैंने लेना से बोला कि अगर यहाँ पर इतना ही खतरा था तो तुम मुझे यहाँ पर लाई क्यों। हम अपनी छुट्टी भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ जो बाकी के दोस्त थे उन्होंने भी यही चीज़ बोली। लेना ने बहुत गुस्से से हम लोग को जवाब दिया। उसने बोला कि जो मैं कह रही हूँ वो करो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। जब लेना ने ये बात गुस्से में बोली तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो काफ़ी अजीब तरीके से बात कर रही थी। फिर हम लोगों ने उससे बोला कि तुम हमसे इतना अकड़ के बात क्यों कर रही हो। उसने बोला कि यहाँ पर रात में निकलने से खतरा है, वो तुम्हें मार देगा। उसने बस इतना ही बोला। तभी हमने उससे पूछा आखिर हमें कौन मार देगा। उसने उस चीज़ का नाम भी नहीं लिया। उसने बताया कि वो 2 पैरों पर चलने वाला एक जानवर है। जब उसने हमें ये बात बताई तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। हमने फिर उससे दोबारा पूछा कि आखिर ये 2 पैरों पर चलने वाला जानवर है कौन। उसने बताया कि जब बचपन में वो अपने दादी दादा से यहाँ मिलने आती थी तो उसने यहाँ पर एक जानवर देखा था जो 2 पैरों पर चल के दादा दादी के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की थी और बहुत बुरी तरीके से चमक रही थी। वो अभी भी यहीं पर रहता है। जब लेना ने हम लोग को ये बात बताई तो हम तीनों लोग जोर जोर से हंसने लगे। हमें पता चल गया था कि लेना हमसे मजाक कर रही है, लेकिन वो हमसे किसी भी तरीके का कोई मजाक नहीं कर रही थी। इस बात का पता हमें बहुत बाद में चला। लेना की बात को हम लोगों ने नज़रअंदाज किया और हम तीनों लोग फिर बाहर स्मोक करने के लिए चले गए। हमने लेना से बोला कि जब तुम्हारा मजाक खत्म हो जाए तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। उसने हमसे बोला कि तुम लोग बाहर जाके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और हम तीनों फिर बाहर चले गए। हमने सिगरेट जलाई और सिगरेट जलाते हुए हम तीनों बाहर ही टहल रहे थे। उस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हवा भी अच्छी चल रही थी, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेना के दादा दादी के घर में बिजली का कनेक्शन तो था, लेकिन लाइट आ जा रही थी। जिस वक्त हम घर से बाहर निकले थे उस वक्त लाइट आ रही थी। हम फिर करीबन 20 मिनट तक बाहर ही थे। हमने सिगरेट पिया और वॉक कर रहे थे। तभी हमें जंगल के अंदर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। हमने ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। लेना ने भी वो आवाज़ उस घर तक सुनी। लेना ने मुझसे चिल्ला के बोला कि तुम लोग अंदर आ जाओ, वो वहीं पर है।
हमें उसकी बात पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। हम वहीं पर दूर खड़े होके जोर जोर से हंस रहे थे। फिर हमने उससे बोला कि अब बहुत मजाक हो गया, अब ये सब मत करो, तुम हमें ज्वाइन करो। हम उससे इतना बोल ही रहे थे, तभी हमें जंगल के उसी तरफ से कोई आता दिखाई दिया जिस तरफ से हमें आवाज आती सुनाई दी थी। हम उसी तरफ देखते रहे। लेना हमें लगातार चिल्लाते हुए घर के अंदर बुला रही थी। वो हमसे कह रही थी कि तुम लोग जल्दी से अंदर आ जाओ। हमें पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि जिधर से वो आवाज आई थी कोई हमारी तरफ चलते हुए आ रहा है। उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी, 6 से 7 फीट की। उसकी आंखें चमक रही थी। वो कोई इंसान नहीं था और ना ही जानवर। हम तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे किसी क्रीचर को पहली बार देखा था। उसको देखते ही हम चिल्लाने लगे। हम तीनों लोग फिर घर के अंदर भाग गए। वो हमारी तरफ पहुंच ही रहा था। हम जैसे ही घर के अंदर घुसे, वो हमारे घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर लोहे की ग्रिल्स भी लगी हुई थी। लेना ने उसको जल्दी से बंद कर दिया और फिर कुछ देर तक हम वहीं पर ही बैठे रहे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था और बाकी के 2 लोग भी घबराए हुए थे। लेना भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने लेना से पूछा कि आखिर वो चीज थी क्या। लेना ने हमें बताया कि वो एक स्किन वॉकर था। वो किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। उसने जब हमें ये बात बताई तो हमें बहुत ज्यादा अजीब लगा। हम बहुत डरे हुए थे। हमने लेना से बोला कि अगर तुम्हें ये चीज पता थी तो तुम हमें यहाँ पर क्यों लाई हो। फिर उसने अपनी दादी के साथ घटी एक घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जब बचपन में वो अपने दादा दादी से यहाँ पर मिलने आती थी तो उसकी दादी अक्सर उसी क्रीचर के बारे में उसको बताया करती थी। रात में एक बार वो और उसकी दादी घर के बाहर बैठे हुए थे। उसके दादाजी अंदर कोई काम कर रहे थे। उसकी दादी घर के बाहर बैठ के उसी क्रीचर के बारे में उसको कुछ घटनाएं बता रही थी। तभी वो क्रीचर अचानक से सामने आ गया। उसकी दादी ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और वो क्रीचर उसकी दादी को उठा के जंगल के अंदर ले गया। ये घटना उसके दादाजी की आंखों के सामने हुई। उसके दादाजी ने दादी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाए। उस दिन के बाद से दादाजी ने मुझको यहाँ पर नहीं रखा और वो यहीं पर ही अकेले रहते थे और वो दादी को ढूंढने की कोशिश करते थे। दादाजी का ये कहना था कि वो उस जानवर को मार देंगे क्योंकि उस जानवर ने उनसे दादी को छीना है। यही चीज उनके दिमाग में अक्सर फंसी हुई थी और उसी चीज से बचने के लिए दादाजी ने यहाँ की दरवाजे और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल्स लगा दी। दादाजी अपनी बची हुई जिंदगी उस क्रीचर को मारने का इंतजार करते रहे और फिर एक दिन उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब दादाजी काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे तो उनको दादी की याद अक्सर आया करती थी। इसलिए मम्मी पापा ने दादा दादी की यहाँ से फोटोग्राफी हटा दी। न दादाजी दादी की फोटो को देखेंगे और न ही उन्हें उनकी ज्यादा याद आती। इसलिए यहाँ पर उनकी कोई भी फोटोग्राफ नहीं है। मैं इस घटना के बारे में भूल गई थी, इसीलिए मैं तुम लोग को अपने साथ यहाँ पर लेके आई थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पहला कदम रखा और दोबारा उसी दरवाजे और लोहे पर लगी उन्हीं ग्रिल्स को देखा, मुझे सारी बातें दोबारा याद आ गईं। मैं उसी वक्त तुम लोग को ये बातें बता देना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई थी और मैं तुम लोग को ये बात बता भी नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम लोग मेरी बात का विश्वास करोगे या नहीं। और आखिरकार तुम लोगों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और तुम लोग घर से बाहर चले गए। उसने हमसे ये भी बताया कि ये क्रीचर रात भर घर के बाहर ही रहेगा और हम लोगों में से किसी एक को मारने की कोशिश भी करेगा, इसलिए हम लोग घर के अंदर ही रहें। सुबह होते ही ये क्रीचर चला जाएगा और फिर हम लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल लेंगे। हमें उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो क्रीचर घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहा था। ऐसे खतरनाक क्रीचर को हमने अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसके बड़े बड़े नाखून और वो काली बड़ी परछाई में से चमकती हुई 2 आंखें मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। हम पूरी रात वहीं पर ही बैठे रहे। हम चारों लोग नहीं सोए। हमें उस घर के बाहर से लगातार अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या घर के चारों तरफ कोई जोर जोर से भाग रहा है या घर के ऊपर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है। किसी के चिल्लाने की आवाज, अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सुबह होने में कुछ ही टाइम बाकी था क्योंकि यह आवाज रात में 3 साढ़े 3 बजे तक आई।
उसके बाद सुबह हुई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। सूरज भी निकल आया। हमारी हिम्मत घर के बाहर निकलने की नहीं हो रही थी, लेकिन हमने किसी तरह हिम्मत की और हम धीरे धीरे घर के बाहर निकले। हम तुरंत अपना सारा सामान लेके अपनी कार में बैठ गए और वहां से तुरंत हम अपने घर के लिए दोबारा निकल गए। जब हम उस एरिया से करीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर आ गए, तब हमें जाके ये एहसास हुआ कि अब हम खतरे से बाहर हैं। ये घटना जो हमारे साथ घटी, ये एकदम सच्ची घटना थी। कोई इस घटना पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हमने जो कुछ भी देखा वो एक सच था और वो क्रीचर अभी भी वहां पर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। तो ये थी स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।